ओके बच्चों, तो आज हम आ गए हैं आपके अगले सीरीज़ में। आज का सीरीज़ है जीरो से हीरो तक, सीरीज़ नंबर 3। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा हमने आपसे वादा किया था, उसके हिसाब से आज हम शुरू करेंगे टेंसेज का पार्ट। और टेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका पहला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। और वो टेंस चूँकि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। वर्तमान काल जो अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों है? क्योंकि उस क्रिया के होने का कोई समय निर्धारित नहीं होता। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं हॉकी खेलता हूँ, तो है कि हॉकी कब खेलता हूँ ये तो पता नहीं है। सुबह 6 बजे खेलता हूँ, शाम को 7 बजे खेलता हूँ, या दोपहर में खेलता हूँ, या रात में खेलता हूँ। तो ये मतलब समय कुछ डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, इसलिए उनको इनडेफिनिट टेंस कहते हैं, में की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। ओके, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट टेंस को पहले हम सोचें कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हिंदी के वाक्य में हमें ध्यान देना होगा कि जो घटना वर्तमान समय में हो रही है उसके बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, ठीक है, एनी इवेंट विच इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट, जो कोई भी घटना जो वर्तमान समय में हो रही है उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ठीक है। वर्तमान का मतलब आपको बता दिया कि जो इस समय अभी जो काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि मैं हॉकी खेलता हूँ, तो अभी खेल रहे हैं, अभी खेलते हैं, न पहले खेल चुके थे न आगे खेलने वाले हैं, वो बात की बात होगी। तो ये हो गया वर्तमान प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो इसको पहचान जाएंगे आप कि ऐसी घटना, ऐसा कार्य क्रियाकलाप जो वर्तमान समय में हो रहा है, इस समय में हो रहा, प्रेजेंट टाइम में हो रहा, तो उसको हम इस श्रेणी में रखेंगे। और जैसा हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें 4 श्रेणियाँ होंगी, 4 वर्ग होंगे। वो होगा आपका इंडेफिनिट, फिर कॉन्टीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी सेंटेंस अगर है तो हम पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आती है बच्चों कि हम कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट टेंस है। ये तो पता चल गया कि अभी घटना है तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस कैसे है वो कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है हिंदी के वाक्य, क्योंकि हमें हिंदी को ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का हम सीख रहे हैं, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है, हिंदी तो हम बोल ही लेते हैं। तो हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए जो हिंदी के वाक्य हैं, उसके वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा? आपके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि आते हैं। जैसे ता है की बात करूं तो मैं हॉकी खेलता हूँ, ता हूँ आ गया ये। ठीक है। वह पत्र लिखता है, तो ये ता है आ गया अंत में। और वे भ्रमण करने जाते हैं, तो ते हैं आ गया। इस तरह से हम एक और बना सकते हैं ती है पे। चलिए लिख लेते हैं एक और। वह खाना खाती है। ठीक है। तो अब ये ती है आ गया। ठीक है। ता है, ते हैं, ता हूँ, ते हैं इत्यादि आ गया सब। तो इस तरह के 4 वाक्य हो गए। ऐसे ढेर सारे भी हो सकते हैं, लेकिन हम 4 का उदाहरण लेकर के अब इसको हम करते हैं कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अब ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये पहचान तो गए, आप कैसे पहचानेंगे, लेकिन ये किस तरह के सेंटेंस हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि ये सेंटेंस 4 तरह के होंगे जिससे आप मुखातिब होंगे। पहला कौन सा होगा? अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मकता का पता चले, सकारात्मकता का बोध हो, उसे सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। और वो होंगे हमारे जिसमें किसी भी कार्य के होने की
स्थिति हो पता चले, सकारात्मक स्थिति पता चले, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। और इसको जब हमें ट्रांसलेट करना होगा, जब इसको अंग्रेजी बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट रखेंगे। पहले सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट के लिए हम पूछेंगे कौन से प्रश्न करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जिसका जो भी उसका उत्तर होगा वो सब्जेक्ट होगा हमारा। जैसे यहाँ पे बोलूँ कि मैं हॉकी खेलता हूँ लिखा है, तो इसमें कौन हॉकी खेलता है, तो कौन का उत्तर क्या होगा, मैं होगा। तो मैं हॉकी खेलता हूँ, और वो तो हमारा मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो पहले इसकी अंग्रेजी को लिख देंगे आई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कैसे पता चलेगा, तो हम क्या से प्रश्न करेंगे कि जैसे हमने बोला कि मैं क्या खेलता हूँ, नहीं मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैं हॉकी खेलता हूँ, तो खेलना है क्रिया, क्योंकि क्या से जब पूछेंगे कि क्या करता हूँ, तो मैं हॉकी खेलता हूँ, तो क्या है, क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी वर्ब हो गया खेलना, और खेलने का फर्स्ट फॉर्म रखना है, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, अंत में ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या करें, किसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिख देंगे कि हॉकी को खेलता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा HOCKEY, ठीक है बच्चों। तो नियम के हिसाब से हमने पहले सब्जेक्ट रख लिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख लिया। ये वर्ब के फॉर्म जो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये आपको ग्रामर की बुक्स में मिल जाते हैं। बहुत छोटी, किसी भी छोटी किताब भी लेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरी सीरीज़ एक दे देंगे, ठीक है। हालांकि बहुत लंबी सीरीज़ है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप खुद ही रेफ़र करें। आप कोई भी ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और कुछ किताब में फिफ्थ फॉर्म भी लिखा होगा। तो हमें मेनली फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद रखना है, बाकी चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे जैसे सीरीज आएगी, ठीक है। तो पहला हो गया आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह पत्र लिखता है। अब वह पत्र लिखता है, इसमें कौन पत्र लिखता है, तो वह लिखता है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बच्चों, ही। अब यहाँ पे लिखती है अगर आता तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, फेमिनिन जेंडर हो जाता, तो वहाँ पे हम शी लिखते हैं। लेकिन यार चूँकि लिखता है तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। और लिखता है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, राइट्स, ही WRITE और S, राइट्स अ लेटर। क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना हमें कि अगर वह सब्जेक्ट अगर प्लूरल में हो तो उसके साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। ये हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको कंडीशनल्स, तो उसमें हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर वर्ब सिंगुलर में है तो सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, और अमूमन जो वर्ब होते हैं अंग्रेजी के वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उसमें एस या ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे राइट के लिए ही का सिंगुलर है, तो इसको ईएस जोड़ करके, सर यहाँ तो एस ही जोड़े, राइट का स्पेलिंग है WRIT, तो उसमें एस जोड़ लिए तो ये सिंगुलर हो गया, तो ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तीसरा देखते हैं, वे भ्रमण करने जाते हैं। अब ये वे क्या है, बहुवचन है अगेन, और इसकी अंग्रेजी होती है दे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, भ्रमण करना है। भ्रमण की अंग्रेजी क्या होगी, वॉकिंग। तो अब चूंकि दे प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा करने जाते हैं वाली क्रिया है, तो दे गो हो जाएगा, ठीक है। दे गो फॉर अ वॉक, ठीक है। दे गो हो जाएगा आपका
वर्ब और इसका फर्स्ट फॉर्म रखना है तो गो ही रखेंगे, और चूंकि ये प्लूरल है तो इसलिए ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, और फॉर ए वॉक टहलने के लिए या भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है। चौथा आता है हमारा वह खाना खाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, शी। अब ती है तो इसका मतलब ये फेमिनिन जेंडर है, तो उसके लिए शी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, सी टेक्स। अब टेक्स क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों ये सिंगुलर है, इसलिए एस जोड़ के उसको सिंगुलर बना देंगे। सी टेक्स फूड। ठीक है। अमूमन ईट भी कहते हैं लोग खाना खाने के लिए, लेकिन बेहतर इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो वो होगा सी टेक्स फूड। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये रहा बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्य अगर ऐसे रहेंगे तो उनको हम इस तरह से डील करेंगे। अगला आता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे निगेटिव मानेंगे, जहाँ से नकारात्मकता का बोध हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं नहीं गाना नहीं गाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो नहीं शब्द जहाँ आता है वहाँ पे हम उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है। तो बाकी सारे नियम तो सेम रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा कि डू नॉट या डज नॉट को ऐड करना होगा। क्या रूल क्या लिख लेंगे, एक बार रूल लिख देते हैं आपको। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे वाक्य की संरचना का तरीका होगा। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो वह अच्छा नहीं गाती है, तो यहाँ ती है तो यहाँ पे शी हो जाएगा सी, और नहीं गाती है तो डू नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो डज नॉट लगेगा, तो सी डज नॉट। अब यहाँ पे वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, हमें एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है। तो सी डज नॉट सिंग, वो और अच्छा नहीं गाती है, तो अच्छा के लिए अंग्रेजी में क्या होगा, वेल। ठीक है बच्चों। तो सी डज नॉट सिंग वेल, क्लियर, वह अच्छा नहीं गाती है। ठीक है। सब्जेक्ट सी हो गया। डू नॉट या डज नॉट में से डज नॉट हमने लगाया क्योंकि यहाँ सिंगुलर था। उसके बाद वर्ब में सिंग होगा क्योंकि गाने का अंग्रेजी सिंग होता है, और अच्छा नहीं गाती है तो वेल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम समय पर कार्य नहीं करते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू। और यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। कार्य नहीं करना है तो नहीं, यू प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट। ओके। और कार्य करना, यू डू नॉट डू योर जॉब, और समय पे इन टाइम। यू डू नॉट डू योर जॉब या योर वर्क इन टाइम। जॉब या वर्क कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट तो आएगा ही, और डू या डज में से तो चूँकि यस लगाना नहीं है तो डू ही रहेगा, और योर जॉब या योर वर्क इन टाइम। ठीक है। अगला होगा राजू कभी झूठ नहीं बोलता। अब अगर कभी शब्द आता है तो हम यूज करते हैं शब्द को नेवर। ठीक है। तो वह सब्जेक्ट हो गया राजू, और डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे नेवर। ठीक है। राजू नेवर टेल। अब यहाँ पे चूंकि डू नॉट डज नॉट यहाँ लगा नहीं है तो यहाँ पे वर्ब में एस या यस जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। तो राजू नेवर टेल्स ए लाई, ALIE लाई, ठीक है। राजू कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है तो नेवर, ठीक है। वहाँ पे डू नॉट डज नॉट नहीं लगाएंगे। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, और नहीं लिखता हूँ डू नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर अरे प्लूरल है तो यहाँ पे डू लगेगा और नॉट तो लगेगा ही। डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। एक बार नियम क्या देखेंगे फिर से आप, इसका नियम क्या है कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर डू नॉट डज नॉट लिखना है। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड ही कर लीजिए यहीं पे ताकि डाउट ना हो, नेवर, ठीक है। डू नॉट डज नॉट नेवर, इस तीनों में से कोई एक आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट में आपको नकारात्मक वाक्यों के बारे में बताया हूँ। आप कोशिश ये करना है कि इस तरह के रिलेटेड वाक्य आप जो है अपने घर में जो भी कहीं भी कोई भी बुक रखे हो आप, तो उससे आप कॉपी करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये चारों तरह के सेंटेंसेस ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही हम आपके प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर बताते रहिए। आपको मैंने पहले दिन भी बताया था कि आप ग्रुप बना लीजिए, कम से कम 3-4 लोग एक साथ बैठ कर के वीडियो देखो और काम करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कॉपी अलग से बना ली होगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके पूरे जीवन भर रहना है और जीवन भर काम आना है। आप चाहे किसी क्लास में चले जाएंगे, ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये लास्ट तक चलेंगी। आप जितना भी पढ़ाई करेंगे, जब भी अंग्रेजी का ग्रामर की बात आएगी, जब भी अंग्रेजी के ट्रांसलेशन की बात आएगी, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।